आइए आज हम लोग यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के संस्कृत के नाटक कौमुदी भाग के पहले पाठ के सारांश का अध्ययन करें। देखिए, संस्कृत को गद्य में, पद्य में और नाटक कौमुदी 3 हिस्सों में बांट करके पढ़ा जाता है। संस्कृत कथा नाटक कौमुदी ये एक भाग है संस्कृत में, और इसके प्रश्नों में 2 तरह के प्रश्न इस भाग से, संस्कृत कथा नाटक कौमुदी इस भाग से 2 तरह के प्रश्न आते हैं। पाठ के आधार पर विशेष चरित्रों का चरित्र चित्रण, जो भी पाठ है उसमें जो भी चरित्र हैं, जो भी कैरेक्टर हैं, उनका चरित्र चित्रण आता है, और उस पाठ के आधार पर कुछ प्रश्नोत्तर आते हैं। उसको अपने लोगों को एक एक लाइन में लिखना होता है। इस प्रकार से यह संस्कृत कथा नाटक कौमुदी 2 हिस्सों में प्रश्नों का समायोजन करती है। आइए आज अपने लोग देखें कि संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का पहला पाठ, हाई स्कूल की संस्कृत का पहला पाठ किसके बारे में है और इसमें किसका चरित्र चित्रण आ सकता है। तो देखिए, पहला पाठ जो संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का है वो है महात्मा संस्मरणानि। क्या नाम है पाठ का? महात्मा संस्मरणानि। संस्मरण का आशय क्या होता है पता है? संस्मरण का आशय होता है बार बार याद करना। किसी चीज को बार बार याद करने को कहते हैं संस्मरण। कोई लेखक जब अपनी पुरानी बातों को याद करके पन्ने पर उतारता है तो हिंदी साहित्य की इस विधा को संस्मरण कहते हैं। अब ये पाठ किसके संस्मरण पर आधारित है? महात्मा। महात्मा कौन है? भारत में महात्मा के नाम से किसे जाना जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी को, अर्थात उन्हीं को हम लोग शार्ट में क्या बोल देते हैं? महात्मा गांधी। अब ये महात्मा शब्द सबसे पहले गांधी जी के लिए किसने उपयोग किया था? किसने इनको महात्मा कहा था? तो कहा जाता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले इन्हें महात्मा नाम से संबोधन दिया था। वैसे कुछ विद्वानों के अनुसार राज्य वैद्य जीवराम कालिदास, इनका भी नाम याद रखिएगा, राज्य वैद्य जीवराम कालिदास ने कहा जाता है कि पहली बार महात्मा शब्द महात्मा गांधी के लिए प्रयोग में लाया था। लेकिन यह भी कुछ विद्वानों का मत है कि महात्मा शब्द गांधी जी के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उपयोग किया था। और ध्यान दें, इनको राष्ट्रपिता की पदवी किसने दी? तो राष्ट्रपिता की पदवी महात्मा जी को देने वाले थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता किसने कहा सबसे पहले महात्मा गांधी को? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब ये पूरा पाठ महात्मा जी की यादों पर आधारित है, जैसा कि नाम ही है महात्मा संस्मरणानि। तो आपसे इस पाठ के आधार पर केवल यही प्रश्न करेगा कि महात्मा संस्मरणानि, इस पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो महात्मा गांधी तो ऐसे थे जिन्होंने अपने चरित्र से बहुत सारे लोगों के चरित्र को फीका कर दिया। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुरोधा बने, सत्य अहिंसा के नेता बने। दे दी हमें आजादी बिना खडग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बिना अस्त्र शस्त्र के कहा जाता है कि भारत को आजाद करवा दिया महात्मा गांधी ने। यद्यपि भारत को आजाद कराने में अस्त्र शस्त्र वाले देशभक्तों का भी बहुत बड़ा योगदान है, उसको हम भुला नहीं सकते हैं। लेकिन जहां तक बात रही क्रेडिट की, तो महात्मा जी को मिली। आइए हम लोग देखें कि ये महात्मा जी, मतलब महात्मा गांधी जी ने अपना जीवन कैसे बिताया। महात्मा संस्मरणानि इस पाठ के आधार पर हम लोग देखें तो सबसे आपसे क्या आएगा कि महात्मा संस्मरणानि पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो चरित्र चित्रण की बात आएगी
तो सबसे पहली हेडिंग आप लोग डालिएगा परिचय। कौन सी हेडिंग डालेंगे सबसे पहले? परिचय। परिचय में अपने लोगों को क्या लिखना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर, याद है ना? 2 अक्टूबर 1869। माता पुतलीबाई, मम्मी का नाम, महात्मा गांधी की मम्मी का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद, पिता का नाम करमचंद। जन्म कहां हुआ? पोरबंदर, गुजरात में एक स्थान है पोरबंदर। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ। मम्मी का नाम पुतलीबाई, पिताजी का नाम करमचंद, गांधी जी का नाम मोहनदास। लेकिन चूंकि गुजरात में ऐसी परंपरा है कि बेटे के नाम के आगे, बेटे के नाम के पीछे पिता का भी नाम लगाया जाता है, इसलिए महात्मा जी का पूरा नाम क्या हो गया? महात्मा जी का पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। इतनी बात हो गई, ये इनके परिचय में लिखिएगा। दूसरी हेडिंग क्या डालिएगा? दूसरी हेडिंग डालिएगा सत्यवादी। महात्मा गांधी क्या थे? इसको पहली हेडिंग को केवल परिचय डालिएगा, लेकिन इसमें नंबरिंग नहीं करना है। नंबरिंग के साथ पहली हेडिंग डालिएगा और क्या डालिएगा? सत्यवादी। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये सत्यवादी थे। बचपन में ये जो गली कूचे में नुक्कड़ नाटक दिखाया करते थे, पहले के जमाने में जब ये सोशल मीडिया और टीवी इन सब का जमाना नहीं था, तो गांव में कुछ लोग आते थे, नुक्कड़ नाटक दिखाते थे। एक एक दरवाजे पर गांव में सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते थे और किसी अच्छे स्पॉट पर नुक्कड़ नाटक किया करते थे। तो ये नुक्कड़ नाटक करने वाले एक बार गांधी जी के गांव में आए और वहां उन नुक्कड़ नाटक वालों ने कौन सा नाटक दिखाया? सत्य हरिश्चंद्र। अब सत्य हरिश्चंद्र नाटक देख करके बालक मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वहीं से गांधी जी ने अपने मन में यह संकल्प ले लिया कि मुझे अब पूरे जीवन सत्य का आश्रय लेना है, सत्य ही बोलना है। किस नाटक के प्रभाव से? सत्य हरिश्चंद्र नाटक के प्रभाव से, जो इनके गांव में नुक्कड़ नाटक के रूप में दिखाया गया था। वहीं से इन्होंने संकल्प ले लिया कि मुझे आजीवन अब सत्य बोलना है। उसका उदाहरण कब मिला? जब ये स्कूल पढ़ने जा रहे थे, छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, तो एक दिन जो है विद्यालय निरीक्षक जांच करने आया। जो विद्यालय निरीक्षक जांच करने आया उसका नाम था गाइल्स। क्या नाम था? गाइल्स। और उसने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से एक परीक्षा ली, वर्ण विन्यास की परीक्षा ली, जिसको हम कह सकते हैं कि आजकल श्रुत लेख की परीक्षा ली या इमला जिसे हम बोलते हैं। तो वर्ण विन्यास की परीक्षा ली और महात्मा गांधी के क्लास वालों को लिखने को मिला केटल शब्द, मतलब जिसको हम केतली बोलते हैं। केटल शब्द लिखने को मिला कि इसी का वर्ण विन्यास लिखिए। क्लास के बच्चे लिख लिए और नहीं लिख पाए तो गुरुजी भी कमाल के होते हैं। गुरुजी ने जब देखा कि गाइल्स नाम का जो विद्यालय निरीक्षक है ये दूसरी ओर उसका ध्यान है, तो ब्लैक बोर्ड पर केटल शब्द लिख दिया और बच्चों से कहा यही उतार लो। गलत करने की शिक्षा भी स्कूल से ही मिलती है, अच्छा करने की भी शिक्षा यहीं से मिलेगी और गलत करने की भी शिक्षा यहीं से मिलेगी। यहीं से सिपाही भी निकलते हैं, यहीं से चोर भी निकलते हैं। तो सारे बच्चों ने तो केटल शब्द लिख दिया, लेकिन महात्मा गांधी के ऊपर सत्य हरिश्चंद्र नाटक का बहुत बड़ा प्रभाव था। गांधी जी ने नहीं लिखा, पूरे क्लास ने सही सही लिखकर दिखा दिया। गांधी जी फिसड्डी बने रहे और ये लिख करके नहीं दिखा पाए। बाद में टीचर इनके ऊपर बहुत गुस्सा हुए कि जब मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया था तब तुमने कॉपी क्यों नहीं किया, नकल क्यों नहीं किया। और जो इनके सहपाठी थे वो इनका खूब उपहास उड़ाए।
कि तुम तो यार नकल भी नहीं कर पाते हो। लेकिन गांधी जी के मन में तो कुछ और संकल्प था कि मुझे गलत का आश्रय लेना ही नहीं है। बाद में इनके गुरुजन और इनके सहपाठी सभी गांधी जी के इस गुण से इनका बड़ा आदर करने लगे, इनसे बड़ा प्रेम करने लगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांधी जी क्या थे, सत्यवादी थे। बचपन से इन्होंने लेकर के पूरे जीवन ये संकल्प निभाया। आप ध्यान दें, और गांधी जी ये भी कहा करते थे कि अगर कहीं झूठ बोलने का मौका आए तो चुप हो जाओ। मौन भी कई बीमारी का अकेला इलाज है, मौन ना बोलो। नहीं आता है तो मत बोलो। कहा गया है कि मूर्खों की सभा में विद्वानों का आभूषण मौन है। जहां कई मूर्ख बोल रहे हो वहां विद्वान अगर आप हैं तो चुप रहें, बोलना ठीक नहीं है। तो मौन भी बहुत बड़ा अस्त्र है। तो गांधी जी मौन को बहुत बड़ा अस्त्र मानते थे। अच्छा, कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि विद्यालय निरीक्षक का नाम बताइए, तो विद्यालय निरीक्षक का नाम क्या है? गाइस। कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि किस शब्द का वर्ण विन्यास लिखने को मिला था गांधी जी को, तो केटल शब्द का वर्ण विन्यास लिखने को मिला था। ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। एक और हेडिंग डालिएगा, सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब सहनशीलता। गांधी जी के अंदर जो सत्यवादी होगा, जिसको लोगों ने महात्मा कह दिया, तो निश्चित रूप से सहनशीलता का गुण तो गांधी जी के अंदर रहा ही होगा। गांधी जी 1800 याद रखिएगा, 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए, वहां के भारतीयों का मुकदमा लड़ने के लिए। और अफ्रीका के नेटाल नगर गए। याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में आता है कि किस नगर में गए, तो अफ्रीका के नेटाल नगर में गए। और कब गए ये भी याद रखिएगा डेट, 1893 ईस्वी में। वहां गए तो इन्होंने भारतीयों की बड़ी दुर्दशा देखी। पढ़े लिखे भारतीयों का भी यूरोपवासी मतलब अंग्रेज आदर नहीं करते थे। वहां भारतीय लोगों को कुली नाम से संबोधित किया जाता था। भारतीय गरीब लोगों को क्या बोला जाता था? कुली। और गांधी जी को कुलियों का वकील कहा गया, क्योंकि गांधी जी ने उन गरीब कुलियों का मुकदमा लड़ने का फैसला लिया था। तो इसलिए गांधी जी को क्या कहा गया? कुलियों का वकील कहा गया। तो गांधी जी एक सहिष्णु स्वभाव के व्यक्ति थे। सहनशीलता इनमें कूट कूट कर भरी थी। एक और हेडिंग लिखिएगा, स्वाभिमानी। गांधी जी में स्वाभिमान का भी बड़ा गुण था। कैसे स्वाभिमानी थे गांधी जी? गांधी जी एक बार अफ्रीका में रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर के प्रिटोरिया नगर के लिए रवाना हुए। किस नगर के लिए? प्रिटोरिया नगर के लिए रवाना हुए। रेलगाड़ी में किस श्रेणी में यात्रा के लिए टिकट लिया था? प्रथम श्रेणी का। तो प्रथम श्रेणी की डिब्बे में ये बैठे, और जैसे ये बैठे तो कुछ अंग्रेज लोग भी आ गए उसी डिब्बे में। जब अंग्रेजों ने देखा कि गांधी जी काले हैं, क्योंकि इंडियन लोगों का रंग थोड़ा अंग्रेजों की तुलना में काला होता है, और अफ्रीका लोगों का तो अफ्रीका वासियों का तो और काला होता है। तो जब गांधी जी को देखा उन अंग्रेजों ने कि ये प्रथम श्रेणी में कोई काला यात्रा करेगा, काले रंग की चमड़ी वाला यात्रा करेगा, तो गांधी जी को कहा जाता है धक्का मार करके बोगी से बाहर निकाल दिया गया। ठंड का मौसम था, रात को 9 बजे गांधी जी को चलती ट्रेन से धक्का मार करके बाहर निकाल दिया गया। गांधी जी वहीं जो है रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में मतलब प्रतीक्षालय में पूरी रात ठिठुर कर बैठे रहे, लेकिन किसी से रिक्वेस्ट नहीं किया, झुके नहीं। गांधी जी झुके नहीं, स्वाभिमानी बने रहे, ठिठुर करके पूरी रात बिता दी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, गांधी जी कहते थे कि अगर आपके अंदर शारीरिक बल नहीं है, अगर आप ज्यादा, पहली बात तो शारीरिक बल है भी तब भी शारीरिक बल दिखाना नहीं चाहिए गांधी जी के अनुसार। अगर अपना शारीरिक बल आप दिखाएंगे तो आप जो है हिंसात्मक हो जाएंगे, आप किसी को मारेंगे, पीटेंगे और हिंसा करेंगे। तो गांधी जी कहते थे कि शारीरिक बल की अपेक्षा आत्मबल ज्यादा ताकतवर है। अगर कहीं शारीरिक बल दिखाने की जरूरत आए तो शारीरिक बल न दिखाएं बल्कि आत्मा का बल दिखाएं, क्योंकि आत्मबल शारीरिक बल से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि गांधी जी स्वाभिमानी थे, और गांधी जी ने जब यह देखा कि जब मेरे साथ ऐसी दुर्दशा हो रही है, मैं पेशे से वकील हूं, मुझे धक्का मार करके ट्रेन से बाहर किया जा रहा है, तो अन्य लोगों का क्या हाल होगा। तो गांधी जी ने वहीं भारतीयों को एकजुट किया, एकता के सूत्र में बांधा और अंग्रेजों के खिलाफ एक अभियान चलाना शुरू किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गांधी जी स्वाभिमानी थे। अगली हेडिंग क्या डालेंगे? अगली हेडिंग डालेंगे कि उग्रवाद का विरोध। उग्रवाद का विरोध। देखिए, उग्रवाद की समस्या इसी समय हमारे देश में नहीं है, ये उग्रवाद की समस्या दुनिया में बहुत पहले से है। तो उग्रवाद मतलब अंग्रेज जो है, ये यूरोपियन वासी जो हैं, काले लोगों के प्रति बड़ा अत्याचार करते थे, उग्र व्यवहार करते थे, इनको ऐसे प्रताड़ित करते थे कि ये परेशान हो जाया करते थे। रंग के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, धन के आधार पर तरह तरह के अत्याचार किया करते थे। तो गांधी जी ने इस उग्रवाद का विरोध किया, भारतीयों को इकट्ठा किया, एकता के सूत्र में बांधा और अंग्रेजों के खिलाफ एक उग्रवाद के खिलाफ एक फौज तैयार की। गांधी जी ने लोगों को संगठित किया और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, उनका सामना करने के लिए सबको एकता के सूत्र में बांधा। तो उग्रवाद का विरोध इस हेडिंग में आप इतना लिखेंगे। और गांधी जी ने क्या किया? विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। विदेशी वस्त्रों की होली या विदेशी वस्त्रों को दहन किया। जैसे हम लोग होली के अवसर पर जो है गांव में होलिका दहन करते हैं, उसमें बुराइयां जलाते हैं ना, वैसे गांधी जी ने बंबई में एक उत्सव मनाया, जिसे आजकल हम मुंबई कहते हैं। उस समय का वो बंबई था, तो बंबई में इन्होंने एक उत्सव मनाया। उस उत्सव में संपूर्ण भारतवासियों को इन्होंने प्रेरित किया कि विदेशी ये जो वस्त्र आ रहे हैं मशीन से बने हुए, ये भारत के लोगों के हाथों से रोजगार छीन रहे हैं। क्योंकि उस समय भारत में कोई मशीन से कपड़ा नहीं बनता था, लोग हाथ से कपड़ा बनाते थे, हथकरघा उद्योग से कपड़ा बनाते थे। तो जब यूरोप से मशीन से बने हुए कपड़े आने लगे, तो भारत में हाथ का बना हुआ कपड़ा खरीदा ही नहीं जाता था, तो यहाँ के लोगों का रोजगार खत्म हो गया। गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। कहा कोई भी विदेशी वस्त्रों को उपयोग में नहीं लाएगा, भारत में बने हुए स्वदेशी कपड़े ही पहने जाएंगे। और वहीं से इन्होंने सबको फुर्सत के समय में चरखा काटने की प्रेरणा दी। गांधी जी का प्रिय था ना चरखा काटना, उससे ये सूत काटते थे, उससे कपड़ा बनाया जाता था। तो गांधी जी ने सभी भारतवासियों को चरखा काटने की प्रेरणा दी और विदेशी वस्त्र की होली जलाई। कहाँ? बंबई में। इनके साथ बहुत सारे लोगों ने विदेशी वस्त्र को आग के हवाले कर दिया। तो इस प्रकार से चरखा काटने की प्रेरणा दी और भारतीय कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की इन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना क्यों की? ताकि संपूर्ण भारतीयों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया जा सके। और कई आंदोलन भी गांधी जी ने किए, अपने लोगों को पता ही है। कौन कौन से आंदोलन किए गांधी जी ने? चंपारण आंदोलन बिहार में, और दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। आपसे कभी कभी प्रश्न आता है इसी पाठ में कि गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए। तो याद रखिएगा, कई आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ भारत में गांधी जी ने किया, जैसे असहयोग आंदोलन और ये चंपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, तरह तरह के आंदोलन करके इन्होंने भारतीयों के मन को जो है जागरूक किया, भारतीयों को जागरूक किया, भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि तुम में भी शक्ति है, तुम में भी साहस है, तुम भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना करके संपूर्ण भारतीयों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। और गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने
भारतीय लोगों को जागरूक करने के लिए भारत भ्रमण किया। इनको पता चल गया कि जब तक हम पूरे भारत को नहीं देखेंगे, पूरे भारत का जब तक हमें परिचय न मिलेगा, तब तक हम कैसे अंग्रेजों को भारत से निकालने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो गांधी जी के मन में प्रेरणा आई कि हम भारत भ्रमण करेंगे। भारत भ्रमण इन्होंने किया, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक पूरा भारत इन्होंने भ्रमण किया और उसमें इन्होंने देखा कि भारत की दशा क्या है, भारत के लोगों की दुर्दशा क्या है। खाने को अन्न नहीं मिल रहा है और पहनने को कपड़ा नहीं मिल रहा है, इलाज कराने के लिए दवा नहीं मिल रही है। ये सब देख करके इनका मन बहुत खिन्न हो गया। बिहार में तो एक ऐसी घटना घटी कि इनको ऐसे लोग मिले जिनके पास केवल एक वस्त्र थे, नहाने के बाद दूसरा कपड़ा बदलने का कपड़ा ही नहीं था। लोग नहाने के बाद उस कपड़े को सुखवाते थे, जब कपड़ा सूख जाता था तो फिर उसी को पहनते थे। ऐसा एक साक्षात्कार गांधी जी से एक व्यक्ति का हुआ। गांधी जी ने वही संकल्प ले लिया कि मैं अब तब तक पूरे शरीर पर कपड़ा नहीं पहनूंगा जब तक संपूर्ण भारतवासियों के पास कपड़े नहीं हो जाएंगे। तब से गांधी जी केवल एक धोती लपेटे रहते थे, उसी को ओढ़े रहते थे, जैसा कि हम लोग फोटो में देखते हैं। गांधी जी के संपूर्ण शरीर पर कपड़ा नहीं हुआ करता था। वहीं से इनको प्रेरणा मिली भारत भ्रमण के दौरान। तो भारत भ्रमण के दौरान गांधी को भारत की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ और ये सब करके गांधी जी निश्चित रूप से गांधी जी के अंदर एक ऐसा आत्मबल था जिससे इन्होंने मतलब जब इनको कोई हिंसात्मक इनके ऊपर प्रहार करता था तो उसका अहिंसा से जवाब देते थे। ये अहिंसा परमो धर्मः इस सूक्त को मानते थे और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस पंक्ति के ये समर्थक थे। अनेक दैवीय गुणों से परिपूर्ण थे गांधी जी। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई होती है, कुछ न कुछ बुराई होती है। विधाता अच्छाई और बुराई से मिलकर के किसी व्यक्ति का निर्माण करता है, संसार का निर्माण करता है। गांधी जी के अंदर भी कुछ लोगों ने बुराई देखी, गांधी जी की वो बुराई लोगों को पसंद नहीं आई। और याद रखें कि 30 जनवरी को शाम को ये पूजा करने के लिए जा रहे थे नई दिल्ली में। वहीं कुछ लोगों ने, जिनको गांधी जी की आइडियोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं थी और कई आरोप इनके ऊपर लगे कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा और तरह तरह का पाकिस्तान को पैसा देना, जबरदस्ती पैसा दिलवाना, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो लोगों को पसंद नहीं आई। 30 जनवरी को जब ये प्रेयर करने के लिए जा रहे थे, प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने इनको गोली मार दी शाम को। और कहा जाता है कि हे राम, इस उच्चारण के साथ गांधी जी ने इस संसार को छोड़ दिया, गोलोक में वास किया। तो ये संपूर्ण जो है सारांश रहा महात्मा संस्मरणानि का। इन हेडिंग का सहारा लेकर के अगर आपकी परीक्षा में आता है, जितनी हेडिंग मैंने बताई, इस हेडिंग का आप सहारा लेंगे और जो मैंने बोला अगर यही आप लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। रही बात इसके प्रश्नों की, इसके उत्तरों की, तो उसकी भी चर्चा हम लोग किसी वीडियो में कर लेंगे। ओके।